मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं द रिपब्लिक पॉइंट। हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बता दूं कि ये बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में स्टोरी लिखे हैं। एक बहुत बड़े कवि हैं। कुछ ऐसे इन्होंने लिखे हैं जैसे वागले की दुनिया हो गया, सोनू निगम के लिए इन्होंने लिखा है, अल्ताफ राजा के लिए लिखा है, बहुत सारे। ये इनसे मिलते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर प्रभुदा सौरभ। सर, स्वागत है आपका हमारे जी। चैनल। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, बहुत सारे जो है आपने स्टोरी लिखा है, फिर से कविता लिखे हैं, तो क्या फील करते हैं सर आप? देखिए, कविता जो है वो एक तो अंदर से आती है। जी सर। कई लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आप मतलब कवि कैसे हुए। तो एक्चुअली कविता जो है वो अंदर से आती है, और ये शुरू से ही था कि कविता अंदर उपज रही थी। उसको बस ये है कि चूंकि हम लोग जिस समय बड़े हो रहे थे उस समय ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं थे, दुनिया से एक्सपोजर नहीं था, हम जानते नहीं थे कैरियर ऑप्शंस क्या क्या है। तो हम एक ट्रेडिशनल और सर, आपका बैकग्राउंड भी कवि से नहीं है, क्योंकि हमें पता चला है कि सर इंजीनियर रह चुके हैं, ऑलरेडी ये इंजीनियर हैं और ये कवि की दुनिया में ये है। तो जी, मैं वही कह रहा था कि आपने कहा कवि होके कैसा फील होता है, तो उसमें यही है कि कवि की फीलिंग आपको हर समय अंदर से कचोटती रहती है। हमारे पास लिमिटेड करियर ऑप्शन पता थे उस समय। तो फिर जब हमें लगा कि यार ये एक दुनिया है जहां पर करियर भी है और नहीं भी है तो होना कवि ही है। सर, लेकिन यूथ बहुत कम ये कविता की तरफ आकर्षित होते हैं। नहीं, ये कुछ समय पहले तक था ऐसा, लगभग 10-15 साल पहले तक था। लेकिन अब जो है, अब हमारे पास मतलब मैं एक बहुत ही साधारण कवि हूँ, बहुत साधारण लेवल पे हूँ, कम लोग जानते हैं। इसके बावजूद मेरे पास रोज कम से कम 5-7-10 लोगों की कविताएं आती हैं। भैया मैं कविता लिखता हूँ, भैया मैं कविता लिखती हूँ, आप देखिए कैसा है, क्या है, क्या कर सकते हैं, इसमें करियर कैसे बना सकते हैं। अब जो है कविता को करियर ऑप्शन, जब से कुमार विश्वास जी, शैलेश रोढ़ा जी, इस तरह के लंबे टाइम तक आपने कुमार विश्वास के लिए लिखा है। जी, उनके साथ में काफी समय रहा। तो इन लोगों के आने के बाद एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? एक्सपीरियंस निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, और जीवन में जो कुछ सीखा, जो कुछ है वो कुमार विश्वास जी के साथ होने से ही मिला। भाषा भी वहां से मिली, और उसके बाद उनके साथ काम करते करते एक्सपीरियंस भी मिला, लोगों से एक्सपोजर भी मिला। तो निश्चित रूप से ये वाला आत्मविश्वास कि नहीं, अब कविता ही करनी है, अब लेखन ही करना है, अब लिखने की दुनिया में ही रहना है, ये वाला कॉन्फिडेंस वहीं से मिला। कॉन्फिडेंस की कमी थी पहले, तो मैं वो ट्रेडिशनल पढ़ाई कर रहा था, वो कर रहा था। उनके साथ जुड़ने के बाद, चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि वो बहुत डेयरिंग किस्म के व्यक्ति हैं, कुछ भी करने से रुकते नहीं है, चूकते नहीं है। वहां से मुझे साहस मिला कि नहीं, आसानी से जो है बोल। जी, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी थी। मैंने तो पढ़ाई पूरी कर ली, फिर मैंने एमबीए भी किया। गूगल में मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लेखन के क्षेत्र में ही रहना था। सर, यूथ को ऐसा कुछ बताइए कि उन्हें किसी भी चीज पे मतलब कॉन्फिडेंस मिले कि हम वो चीज कर सके। बहुत सारे यूथ को हेजिटेशन रहता है, कहीं कुछ कर नहीं पाते, अंदर से इच्छा होता है लेकिन वो चीज नहीं कर पाते हैं। जी। इसमें यही है कि एक तो ये तय है कि जो काम आपके पसंद का है उसमें आप बेस्ट हो सकते हैं। जो काम आपके पसंद का नहीं है वो भी आप कर लीजिएगा श्रम से, लेकिन आप श्रम से ही कर पाइएगा उसको। एक धीमी गति थोड़ी रहेगी, हिकअप्स आपको ज्यादा परेशान करेंगे। अब मैं चूंकि इस फील्ड में हूँ, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है। मैं लेखन के क्षेत्र में हूँ, 100 तरह के चैलेंजेस हैं। मैं अपना 3 BHK फ्लैट छोड़कर मुंबई में एक कमरे में रहता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे पता है कि उसे मजा आ रहा है, और वो जो ऊर्जा है ना अंदर की, वो आपको जिंदा रखती है। तो जब भी आप अपने मन का काम करते हैं, अपन पसंद काम करते हैं, तो आप में ऊर्जा बहुत रहती है, तो आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप जबरदस्ती का काम करेंगे, दूसरों का बताया हुआ या जो ट्रेडिशनल चीजें चल रही हैं, डर कर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी गति थोड़ी धीमी रहेगी, आपको आपके चैलेंजेस बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। बस इसलिए मन का काम करना चाहिए। और आज तो ये दुनिया है सर, एक्सपोजर इतना है, किसी को सिटी बजानी आती है तो सिटी में भी वो कैरियर है, किसी को कुछ भी करना आता है। सैंड आर्ट पे मैंने एक दिन लिखा था, एक शेर भी लिखा। सैंड आर्ट जो करते हैं, बस एक मुट्ठी बालू, एक मुट्ठी रेत लेकर, और वो सैंड आर्ट बनाता है और वो स्क्रीन पे दिखता है, क्या सुंदर लगता है। तो क्या एक मुट्ठी बालू है? तो जो चीज आपको आती है, आप पेंटिंग करना चाहते हैं, गिटार बजाना चाहते हैं, सिर्फ विस्लिंग करना चाहते हैं, अब ताली बजा के ताल देने का वो है, वो या ये बजा के ताल देने का, उसमें करियर है। आजकल तो जो करना आता है आपको, जो भी करने का मन है, उसमें करियर है। मैं अपने उसमें भी कहता हूँ, जब एड्रेस करता हूँ बच्चों को किसी एनुअल फंक्शन वगैरह में, तब भी मैं कहता हूँ बच्चा जो करना चाहता है करने दीजिए, करियर है। सर, आपका एक नया भी आ रहा है, चले गांव की ओर। जी, इस पे कुछ प्रकाश डाले सर। जी, ये एक सीरीज है। हमारा एक ब्रांड काफी दिनों से चल रहा है, उसका नाम है गांव का लड़का। टी शर्ट का ब्रांड है, गांव का लड़का, गांव की लड़की।
तो उसमें गांव का लड़का सेगमेंट है, उसके अंदर में हम लोग उस बैनर के अंदर में म्यूजिकल कवि सम्मेलन की सीरीज कर रहे हैं। अच्छा, जो यूथ ओरिएंटेड है। इसमें कवि होंगे और साथ में म्यूजिक होगा। इसमें यूथ के लिए क्या है? इसमें यूथ के लिए ये है कि एक बहुत अजीब सी बात है समाज में जो हो रही है, वो है ह्यूमन वैल्यू की कमी जी। और ह्यूमन वैल्यू की कमी सबसे ज्यादा हो रही है 16-17 साल के बच्चे से लेकर और 25 साल तक जब मैच्योर्ड होता है। इस बीच में इतना डिस्कनेक्ट हो जाता है उसका जमीन से, मिट्टी से, घर परिवार से, कि वो एक मशीनी व्यक्ति बन जाता है, अपने काम की दुनिया में उसमें खो जाता है। ये जो डिस्कनेक्ट होता है, इसकी वजह से परिवार टूट रहे हैं, इसकी वजह से माँ बाप बहुत टेंशन में रहते हैं। हम लोग कहीं जाते हैं मोटिवेशनल लेक्चर देने, लोग मिलने आते हैं कि हमारे बच्चों को समझाइए कि वो माँ बाप की वैल्यू, कल्चर की वैल्यू नहीं करते। तो कल्चर, गांव, मिट्टी, इससे जब तक जुड़ा रहेगा, कदम जमीन पर नजर फलक पर हिंदुस्तान, यही तो है, ये मेरा शेर है। तो कदम जमीन से जैसे ही छूटेगा आप गिरेंगे। आप आसमान तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नजर फलक पे रखिए, लेकिन कदम जमीन पर होना चाहिए। तो आदमी गांव से जब शहर जाता है तो गांव को लेकर जाता है अपने साथ। उसमें ऐसा क्या रहेगा कि यूथ जो है गांव की तरफ वापस बैक करेंगे? जी देखिए, वापस बैक करने का ये सेंस हमारा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए कई कार्यक्रम चल रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं कि आप बिजनेस लगाइए, गांव वापस आकर खेती कीजिए, वो अलग चीज है। लेकिन हमारा है कि थॉट प्रोसेस, आपके थॉट प्रोसेस में आपके गांव, माँ बाप, चाचा चाची, बुआ, मिट्टी, घर, उसके प्रति संवेदना होनी चाहिए। तो घर बेच के शहर में घर बना लेते हैं आजकल। अभी लगभग वही चल रहा है कि बहुत सारे जो भी यंगस्टर हैं या अपकमिंग जो भी पीढ़ी है, वो अपना मतलब जिनके पास अरबों की संपत्ति है, वो बेच करके शहर में एक छोटे से कमरे ले करके रह रहे हैं। उस छोटे से कमरे के लिए वो शहर आ रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है सर? बिल्कुल से अपॉर्चुनिटीज की कमी, निश्चित रूप से अपॉर्चुनिटीज की कमी उसमें होती है। और अगर अपॉर्चुनिटी जहां अगर मिले आज व्यक्ति को, जैसे अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूं, मैं मुंबई में इसलिए रहता हूं क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटी है। अगर एक पैरेलल इंडस्ट्री बिहार में हो कहीं पर, तो मैं क्यों छोड़ के जाऊंगा अपना घर? तो अपॉर्चुनिटीज की कमी है। और अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए सरकार और गैर सरकारी लोग, गैर सरकारी मतलब संस्था नहीं, लोग, सब लोग, हम आप सब लोग मिलकर प्रयास करें। अब तो काफी लोग पीछे आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन थॉट है वो है थॉट प्रोसेस में आपके हमेशा होना चाहिए, हमेशा गाँव घर। सर अब यकीन कीजिए, इतने साल हो गए, अमिताभ बच्चन जी कोट करते हैं, मनोज मुंतशिर जी कोट करते हैं, सोनू सर गाना गाते हैं, इसके बावजूद कभी मुंबई में अचानक रात में नींद खुलती है तो मुझे लगता है यार ये मेरा आंगन तो नहीं है, मेरा घर तो नहीं है, मैं कहाँ आ गया? अचानक जब चौंक के नींद खुलती है। तो ये वाला थॉट जो है ना, बस इसको मेरी आंखों से, क्योंकि ऑलरेडी आप बिहार से हैं और सर आपको बिहार पटना में आकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो नॉस्टैल्जिया, अच्छा मैं यहाँ बहुत 8 साल रहा हूँ लगभग पटना शहर में ही। तो मैं सुपौल जिले से हूँ लेकिन पटना शहर में। आदमी जब होम टाउन में आता है तो उसका फीलिंग बिल्कुल ही अलग होता है। अच्छा, और आपने सबसे जो कीमती समय कहते हैं, गोल्डन पीरियड कहते हैं, वो गुजारा है यहाँ पे। इंजीनियरिंग पूरी की, उसके बाद 1-2 साल रहे, तो एक एक गली, एक एक सड़क, एक एक मोड़ पर कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया से भयंकर, यहीं पर पास में कॉलेज है जहाँ से मैं पास आउट हुआ, तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया क्षण क्षण जो है वो अंदर आ रहा है। सही बात है। अच्छा सर, आपकी एक और अपकमिंग ओटीटी आपका वो लिखा हुआ आ रहा है जिसका नाम है द ग्रेट मॉन्क स्वामी विवेकानंद। जी। इस पे कुछ हमें बताइए सर। जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो मेरे अंदर से थॉट प्रोसेस में ये जो है ना, वो युवा का जो डिस्कनेक्ट हो रहा है। अगर आप भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सब लोग कह रहे हैं, ऊपर से नीचे तक बात हो रही है, हमेशा से होती आई है, लेकिन अगर आप भारत में विश्व गुरु का एक चेहरा स्थापित करने के सोचे दिमाग में, तो पहला चेहरा स्वामी विवेकानंद का आता है। और ये थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कि स्वामी विवेकानंद जी पर ना तो आज तक फिल्म बनी, ना आज तक सीरियल बना। सही बात। एक फिल्म बनी थी रामकृष्ण परमहंस जी पर, उसमें विवेकानंद जी थे, वो अच्छी फिल्म थी, लेकिन उसको भी लगभग 4 दशक हो गए, 5 दशक हो गए। तो अब हमें लगा कि ये जरूरी था, तो श्री हरिओम फिल्म्स के साथ बना रहा हूँ, उनके लिए लिख रहा हूँ। ये एक मेगा सीरीज होगी, 150 एपिसोड का, लगभग 16वें-17वें एपिसोड में तो विवेकानंद जी का जन्म हुआ है। उससे पहले हम रामकृष्ण परमहंस जी, उनके पिताजी, उनके दादाजी, बहुत ही बृहद तरीके से, बहुत रिसर्च करके लगभग 1.5 साल से हम इस पर स्टडी कर रहे हैं। कोलकाता जाकर, अलग अलग जगह जाकर हमने रिसर्च किया और सारा वो इकट्ठा किया। उसका साहित्य जो है, कई लोगों से मिले, उनके गुरु भाई, उनके जो वंशज हैं, जो लोग अभी मठ चला रहे हैं, हर जगह जाकर मिले, सब लोगों से इनपुट लिया। लगभग 1.5-2 सालों से। कितने टाइम से इस पे काम कर रहे हैं? 2 सालों से, और लगभग 2 सालों से इस पर रिसर्च वर्क चल रहा था। और अब जो है ये संभवतः इस साल के अंत तक ऑन एयर आ जाएगा। सर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो अभी हाल में ही फ्राइडे को 2 पिक्चर रिलीज हुई है, OMG 2 और गदर 2। इस पे सर कुछ? हाँ, मैं दोनों में से कुछ भी नहीं देख पाया हूँ। उसका कारण ये कि अभी परसों रिलीज हुई, मैं पटना आ गया था और फिर कार्यक्रम थे, तो कई लोगों से मुलाकात भी होनी थी, तो मैं देख नहीं पाया हूँ। लेकिन यह है कि दोनों अलग अलग जॉनर की फिल्म है, तो अलग अलग दुनिया है। और मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, दोनों का ही अच्छा रिस्पांस है। गदर का तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, उसका तो मैंने सुना है प्री बुकिंग भी काफी हो गई थी। और दोनों ही बहुत सक्षम कलाकार हैं, बड़े कलाकार हैं।
तो निश्चित रूप से अच्छा ये लोग पूरी एनर्जी झोंकते हैं। अक्षय जी भी और सनी पाजी भी दोनों ही एनर्जी के ही उस्ताद है। एक्चुअली OMG 2 में मेन लीड रोल में पंकज त्रिपाठी जी। तो पंकज त्रिपाठी जी का तो कहना ही क्या है, वो तो बिहार से हैं। दोनों में बेस्ट एक्टर्स है, नहीं ऐसा कुछ कहा नहीं सनी जा सकता। देओल एंड पंकज त्रिपाठी। देखिए दोनों बिल्कुल अलग अलग जॉनर है, इसलिए कहा नहीं है। कंपैरिजन वैसे भी किसी भी दो चीज का नहीं करना चाहिए और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जो सनी पाजी कर सकते हैं वो पंकज जी नहीं कर सकते, कई चीजें जो पंकज जी कर सकते हैं सनी पाजी नहीं कर सकते। तो सबका अपना अपना स्टाइल है अपना। तो ऐसे अगर कवियों की दुनिया के हिसाब से देखें तो पंकज जी जो है वो विचार रस के कवि हैं, और अगर सनी देओल को देखें तो वीर रस के कवि हैं। सही बात है। तो सर अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो हमारे देशवासियों को कुछ कवि के तौर पे जी, बिल्कुल, मैसेज। बिल्कुल 4 लाइन का संदेश है। मैं लगभग 16 देश घूमा हूँ, और 16 देश घूम के मैं जो सेकंड लाइन है इस कविता की वो आप भी समझेंगे कि उसकी क्या खासियत है। कि आग जिगर में उस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है। आग जिगर में विरोधाभास देखिए, आग जिगर में उस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है। और अब वो पंक्ति सुनिए कि हो जाए कुर्बान नमक पर हिंदुस्तान यही तो है। दुनिया का इकलौता देश है जो नमक पे कुर्बान होता है। आग जिगर में उस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है। हो जाए कुर्बान नमक पर हिंदुस्तान यही तो है। हम 100 बार गिरे हैं, गिरकर वापस झूम के उठे हैं। कदम जमी पर, नजर फलक पर, हिंदुस्तान यही तो है। बहुत शुक्रिया।